सभी दोस्तों का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी में। जैसा कि आपको पता है कि जो आपकी बीएसएफ आरओ एंड आरएम की जो एग्ज़ाम है वो काफ़ी नज़दीक आ गई है। इसका जो एग्ज़ाम है वो 20 नवंबर को होने वाला है, 20 नवंबर 2022 को, जिसमें आपके जो फिजिक्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो 40 पूछे जाते हैं, केमिस्ट्री के क्वेश्चन 20 पूछे जाते हैं, मैथमेटिक्स के क्वेश्चन 20 पूछे जाते हैं और अंग्रेजी यानी इंग्लिश और आपके जो जीके हैं इनके 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोनों के। तो टोटल क्वेश्चन कितने होते हैं? 100 होते हैं। और 100 का जो क्या होता है एवरेज वो कितना निकलता है मार्क्स का? 200 मार्क्स का होता है। जो पेपर होता है वो 200 मार्क्स का होता है। एक जो क्वेश्चन होता है वो आपका 2 मार्क्स का होता है, तो इसलिए आपको एक भी क्वेश्चन को क्या नहीं करना है, मिस नहीं करना है, एक भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है, यानी इनको गलत नहीं करना है, आपको सही करना है एग्जाम में। तो आपको इसके लिए ज़रूरी सूचना दे देता हूँ, आप वीडियो को एक बार दबा के लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। जोशीला कमेंट में जो कमेंट बॉक्स में जो जोशीला कमेंट है वो आपके कमेंट बॉक्स में टाइप हो जाना चाहिए, जय हिंद का नारा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिले, आपको भी मोटिवेशन मिले और आपको नए नए अपडेट आपको मिलते रहे। और जो टेलीग्राम चैनल है हमारा ऑनलाइन स्टडी के नाम से, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, इसको जरूर जाके ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे जो आपकी यहाँ की जो पीडीएफ होती है आंसर सहित ये मिल जाती है, हैंड राइटिंग नोट्स भी मिल जाते हैं, इसलिए इसको जरूर से ज्वाइन कीजिए। जो अपना क्वेश्चन है स्क्रीन पे फर्स्ट क्वेश्चन, उस पर चलते हैं बिना टाइम वेस्ट के। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? दिए गए बलों के युग्म में से किस युग्म का परिणामी 2 न्यूटन नहीं हो सकता? जो परिणामी होता है, सबसे पहले बताता हूँ, रिजल्टेंट जो होता है वो उसका जो मैक्सिमम मान होता है वो क्या होता है? F1 प्लस का F2 होता है, दोनों बलों का योग। जो इसका जो मिनिमम मान होता है रिजल्टेंट का वो क्या होता है? F1 माइनस का F2 होता है। तो दोनों को आप याद रखिए, क्या होता है? F1 माइनस का F2। इस ए ऑप्शन के लिए अपन मैक्सिमम की वैल्यू निकालते हैं तो दोनों बलों का योग 2 न्यूटन, 2 न्यूटन कितना हो जाएगा? 4 न्यूटन। लेकिन जब मिनिमम निकालते हैं तो वो कितना आता है? 0 आता है। बी ऑप्शन के लिए निकालते हैं तो रिजल्टेंट मैक्सिमम निकालेंगे तो 1 न्यूटन और 1 न्यूटन, दोनों न्यूटनों का योग तो 2 न्यूटन। मिनिमम निकालते हैं तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। सी ऑप्शन के लिए अपन निकालते हैं, सी ऑप्शन के लिए अपन यहाँ पे निकालते हैं, क्या हो जाएगा? मैक्सिमम क्या हो जाएगा? 4 न्यूटन हो जाएगा और मिनिमम क्या हो जाएगा आपका? 2 न्यूटन हो जाएगा। डी ऑप्शन के लिए निकालते हैं, मैक्सिमम क्या हो जाएगा आपका? 5 न्यूटन हो जाएगा और मिनिमम क्या हो जाएगा आपका? 3 न्यूटन हो जाएगा। इस फॉर्मूले से मैं निकाल रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए ए ऑप्शन में क्या है? 4 कोमा क्या है? 0 है। क्या है? 4,0 है। बी ऑप्शन में क्या है? 2,0 है। क्या है? 2,0 है। सी ऑप्शन क्या है? 4,2 है। और डी ऑप्शन में क्या है? 3,4 है। तो यहाँ से आपको देखना है 0 से 4 है, तो 0 और 4 है, तो 0 4 तक क्या लिख लीजिए, इनमें गिनती लिख लीजिए, यानी जो काउंटिंग कर लीजिए 0 1 2 3 4, 0 से 4 तक इनके बीच में 2 आता है, यानी रिजल्टेंट 2 आ रहा है, लेकिन नहीं आना है। ऐसे आंसर को बताना तो ए तो रॉन्ग हो जाएगा। बी के लिए क्या है? 4 और 2, 4 और 2 में तो 2 डायरेक्ट दिखाई दे रहा है, तो बी भी रॉन्ग हो जाएगा। सी क्या है? 1,3 और सॉरी 1 का तो क्या था? 2,0 था, तो इसमें भी 2 दिखाई दे रहा है, तो बी रॉन्ग हो जाएगा। सी के लिए 4,2 था, इसमें भी 2 है, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। अब अच्छा डी के लिए क्या आ रहा है? 5 और 3, यानी जो मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? 5 न्यूटन। मिनिमम वैल्यू क्या है? 3 न्यूटन। तो 3 से 5 तक, 3 से क्या जाएगा? 5 तक, तो 3 4 5 3 वैल्यू हो सकती है इनके बीच में, या फिर कहीं भी 2 नहीं आ रहा है। तो 2 न्यूटन परिणामी किसका नहीं आ रहा है? डी ऑप्शन का नहीं आ रहा है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, उससे पहले इसका जो आंसर मैंने बताया वो आपको पता ही चल गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? आर त्रिज्या के एक पूरे चक्कर, यानी आर त्रिज्या का एक पूरा चक्कर लग रहा है। सबसे पहले इनमें क्या लगता है? एक प्रकार का अभिकेंद्रीय बल लगता है, किसमें? वर्तीय गति में, आपको याद रखना है। लेकिन यह बात कुछ अलग है कि आर त्रिज्या का एक वर्त एक पूरे चक्कर में उसकी जो औसत चाल व औसत वेग होगा वो क्या होगा? सबसे पहले जो इसका औसत वेग, जो एवरेज वेलोसिटी होता है, जो एवरेज वेलोसिटी है तो वो क्या होता है? 0 होता है एक पूरे चक्कर के लिए। जब क्या करता है सर्किल, क्या होता है, उसी जगह से जाके उसी स्थान पे आ जाता है, तो उसका विस्थापन और जो वेलोसिटी होता है वो क्या होता है? मिनिमम होता है, 0 होता है। जो इसकी जो औसत चाल होगी, जो सी चाल जो होगी, एवरेज औसत चाल होगी, वो क्या होगी? वो क्या होती है? चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय होता है। अब यहाँ से दूरी बटे समय तो होता है, लेकिन दूरी कितनी है? एक वृत्त को पूरा करने में इसकी जो परिधि होगी वही दूरी होगी। तो परिधि कितनी हो जाएगी? 2πr अपॉन में टाइम क्या हो जाएगा? टी हो जाएगा। तो चाल तो क्या हो जाएगी? 2πr अपॉन में टी, और कॉमा एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, जो अपना सी ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपनी स्क्रीन पे? एक सरल रेखा के अनुदिश एक वस्तु आधी दूरी, एक सरल रेखा के अनुदिश क्या कर रही है? एक वस्तु 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से क्या कर रही है? आधी दूरी तय करती है वेग से।
शेष आधी दूरी हो जो है वो कितनी 15 मीटर पर सेकंड यानी 15 मीटर पर सेकंड के वेग से तय करती है। तो एवरेज वेलोसिटी का जो मान होगा वो क्या होगा, आपको बताना है। वी एवरेज का जो मान होगा वो क्या होगा। जब भी आपको कभी भी ऐसे बोला जब भी आपको कभी बोला जाता है शेष आधी दूरी तय की जाती है या फिर ए बिंदु से जाके बी बिंदु पर जाती है और बी बिंदु से फिर ए पे आ जाती है, तो इनमें एक फॉर्मूला रखता है वेलोसिटी का। वो क्या होता है, वी एवरेज इज इक्वल टू 2v1v2 अपॉन में क्या होता है v1 प्लस v2 होता है। इससे इसको अपन सोल्व करते हैं तो वी एवरेज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई वी1 की वैल्यू क्या है 10 मल्टीप्लाई वी2 की वैल्यू क्या है 15, नीचे क्या हो जाएगा 10 प्लस 15, ये कितना हो जाएगा, इसको आगे सोल्व करते हैं अगली स्क्रीन पे। 2 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 15 अपॉन में क्या हो जाएगा 10 प्लस 15 क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो इसको 5 से डिवाइड करते हैं, 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, तो 5 2 जा क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। 2 2 क्या होता है 4 होता है, 4 मल्टीप्लाई 3 क्या होता है 12 होता है। तो 12 मीटर पर सेकंड क्या हो जाएगी, इसकी वेलोसिटी का मान हो जाएगा। जो आपको कौन सी ऑप्शन भी दिखाई दे रहा है, ए ऑप्शन भी दिखाई दे रहा है, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपकी स्क्रीन पे, मोस्ट इंपोर्टेंट 4 नंबर का क्वेश्चन है। 1 मिनट में 120 चक्कर लगाने में गतिपालक चक्कर की जो कोणीय चाल होगी वो क्या होगी, ये बताना है। कोणीय चाल का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है 2 पाई अपॉन एफ होता है। जो एफ क्या है फ्रीक्वेंसी है, और अपन जानते हैं कि जो आवर्ती 2 पाई अपॉन में टी होता है, क्या होता है 2 पाई अपॉन में टी होता है। जो फ्रीक्वेंसी और जो टाइम पीरियड होता है इनमें व्युत्क्रमानुपाती का संबंध होता है। इसको एन से शो किया जाता है और एफ से शो किया जाता है। तो ये 1/t है, 1/t की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ एफ या फिर 2 पाई एन लिख सकता हूँ। एन क्या है फ्रीक्वेंसी है। तो जो ओमेगा यानी जो कोणीय आवर्ती होगी, जो उसका जो कोणीय चाल होगी, जो इसका जो मान होगा वो क्या होगा 2 पाई एन होगा। अब एन क्या है 120 चक्कर लगाने में क्या करता है गतिपालक 120 चक्कर लगाता है कितने मिनट में, 1 मिनट में। 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60 सेकंड। तो ये एन की वैल्यू हो जाएगी। इसको आगे सोल्व करते हैं, 2 पाई ऐसे कैसे एन की वैल्यू इसमें रखते हैं तो 120 अपॉन में 60, 0 से 0 चला जाएगा, 6 2 जे क्या होता है 12 होता है। तो 2 2 क्या हो जाएगा 4 पाई हो जाएगा। तो 4 पाई रेडियन पर सेकंड होता है। रेडियन पर सेकंड किसका, आवर्ती का मात्रक होता है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा 4 पाई रेडियन पर सेकंड। ये ओमेगा बराबर 2 पाई एन होता है या फिर ओमेगा बराबर 2 पाई टी भी होता है। जब आपको क्या दिया हुआ आवर्तकाल तब इससे करते हैं, अन्यथा इससे करते हैं। ओमेगा क्या होती है आपकी एंगुलर जो चाल होती है, यानी जो कोणीय चाल होती है, ये आपको पता होना चाहिए, एंगुलर स्पीड होती है। फिफ्थ क्वेश्चन पे चलते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन की ओर। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है आपकी स्क्रीन पे, एक गेंद की डोरी से बांधकर, यानी जो एक गेंद है इसको एक डोरी से बांधा जाता है, जो एक बॉल है इसको गेंद को डोरी से बांधकर 5 मीटर की त्रिज्या के सर्किल में घुमाया जाता है। एक सर्किल है, इसमें कोई गेंद है, वो 5 मीटर की त्रिज्या के सर्किल के अनुदिश घुमाया जाता है। तो 10 मीटर पर सेकंड के वेग से घुमाया जाए, इसको कितने वेलोसिटी से 10 मीटर पर सेकंड के वेलोसिटी से घुमाया जाए, तो गेंद का जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा। मैंने आपको बताया था कि वर्तीय गति में क्या लगता है, एक प्रकार का अभिकेंद्रीय बल लगता है, सेंट्रीपेटल फोर्स लगता है। सेंट्रीपेटल फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एफ सी इज इक्वल टू क्या होता है एम वी स्क्वायर अपॉन में आर होता है। और जो सामान्य जो फोर्स होता है उसका जो फॉर्मूला होता है वो एफ बराबर एम ए होता है। जो एम तो एम है, तो ए की जगह अपन क्या लिख सकते हैं वी स्क्वायर अपॉन में आर। तो ए बराबर क्या हो जाएगा, फॉर्मूला क्या होता है वी स्क्वायर अपॉन में आर होता है। इक्वेशन फर्स्ट दीजिए, तो यहाँ से इससे अपने को सॉल्व करना है, इस क्वेश्चन में यही फॉर्मूला लगेगा। तो एक्सेलरेशन बराबर क्या हो जाएगा वी स्क्वायर अपॉन में आर, या लीनियर वेलोसिटी है तो एक्सेलरेशन ऐसे कैसे, वी की वैल्यू अपने को क्या दे रखी है 10 मीटर पर सेकंड, तो 10 का स्क्वायर क्या होता है 100 होता है, लेकिन अपन 10 मल्टीप्लाई 10 लिख सकते हैं। नीचे रेडियस कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी, 5 टू जे क्या होता है 10 होता है, तो 10 मल्टीप्लाई 2 क्या हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसका जो क्या होगा एक्सेलरेशन हो जाएगा, जो अपना सी ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तो राइट आंसर इसका जो होगा वो क्या हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा, जो सही उत्तर होगा वो सी ऑप्शन हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन अपने स्क्रीन पे दिया गया है 6 नंबर का क्वेश्चन। 4 केजी द्रव्यमान, यानी जो द्रव्यमान है जो मास दे रखा है वो कितना दे रखा है 4 केजी दे रखा है। कितना दे रखा है 4 केजी दे रखा है कि वस्तु को 1 मीटर त्रिज्या, रेडियस कितनी दे रखी है 1 मीटर दे रखी है। तो 36 वर्त में 2 रेडियन पर सेकंड की आवृत्ति से जो ओमेगा की वैल्यू दे रखी है वो कितनी दे रखी है 2 रेडियन पर सेकंड दे रखी है। क्या दे रखी है 2 रेडियन पर सेकंड दे रखी है। तो आपको आवश्यक अभिकेंद्रीय बल यानी जो एफ सी होता है सेंट्रीपेटल फोर्स होता है, इसकी वैल्यू पूछ रहा है, तो इसकी वैल्यू बतानी है। तो इसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। एफ सी बराबर क्या होता है एम वी स्क्वायर अपॉन में आर होता है। और अपन जानते हैं कि लीनियर वेलोसिटी और जो एंगुलर वेलोसिटी होता है इनमें संबंध क्या होता है वी बराबर ओमेगा आर। तो एफ सी ऐसे कैसे रहेगा, तो एम ऐसे कैसे रहेगा, वी की जगह अपन क्या लिख सकते हैं ओमेगा एम मल्टीप्लाई ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाएगा
आर हो जाएगा। तो यहाँ से अगली स्क्रीन पे सोल्व करते हैं इसको कैसे, यानी जो सेंट्रीपेटल जो फोर्स हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एम ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन में आर हो जाएगा। एक आर से एक आर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, सेंट्रीपेटल फोर्स क्या हो जाएगा, एम ओमेगा स्क्वायर आर हो जाएगा। इस फॉर्मूले को आप नोट कीजिए। इसको अगली स्क्रीन पे सोल्व करते हैं अपन। क्वेश्चन में ये फॉर्मूला अपन क्या लगाते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं। तो एफ बराबर क्या लिखा अपन ने, जो फॉर्मूला निकाला वो क्या निकाला अपन ने, एफ बराबर एम ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई आर। तो ये एफ सी है यानी सेंट्रीपेटल फोर्स है यानी अभिकेंद्रीय बल है। एम की वैल्यू कितनी दे रखी है 4 kg मल्टीप्लाई ओमेगा की वैल्यू क्या दे रखी है 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा रेडियस 1 हो जाएगी। तो 4 मल्टीप्लाई 1 क्या हो जाएगा 16, अर्थात क्या हो जाएगा 16 न्यूटन हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका ए हो जाएगा। ए ऑप्शन इसका जो होगा वो राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है अपनी स्क्रीन पे, 7 नंबर का जो क्वेश्चन है वो अपनी स्क्रीन पे है। समान त्वरण से गति करती हुई वस्तु का वेग प्रथम 2 सेकंड में कितना दिया हुआ है, यानी t बराबर 2 सेकंड है तब क्या है वेलोसिटी इसका वो क्या है दे रखा है आपको 20 मीटर पर सेकंड दे रखा है। वेलोसिटी क्या दे रखा है तब 20 मीटर पर सेकंड। लेकिन प्रथम 4 सेकंड में कितना दिया हुआ है, जो प्रथम 4 सेकंड टाइम है इसमें जो वेलोसिटी दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है 40 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है। आपको एक चीज़ से काम में लेना है, तो यहाँ से जो एक्सेलरेशन निकालना चाहता हूँ वो क्या होता है वेलोसिटी अपॉन में टाइम होता है। वेलोसिटी यानी एक से निकाल सकते हैं 20 अपॉन में टाइम कितना हो जाएगा 2, यहाँ से जो मल्टीप्लाई होगा वो क्या आएगा 10 आएगा। एक्सेलरेशन कितना आएगा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी अपन एक ही चीज़ को काम में लेंगे इसको नहीं लेंगे। तो जो एक्सेलरेशन आएगा वो क्या आएगा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अपने को क्या ज्ञात करना है, प्रारंभिक वेग ज्ञात करना है, यू की वैल्यू ज्ञात करनी है, यू की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ से अपन क्या करते हैं v बराबर जानते हैं u प्लस ए टी होता है। ये क्या होता है u प्लस ए टी होता है एक्सेलरेशन मल्टीप्लाई टी। v की वैल्यू अपने को दी हुई है, क्या दी हुई है वेलोसिटी की वैल्यू अपने को 20 मीटर पर सेकंड दी हुई है। u की वैल्यू अपने को क्या करनी है फाइंड करनी है, ज्ञात करनी है, प्लस a मल्टीप्लाई a क्या है 10 है, मल्टीप्लाई t की वैल्यू भी अपन क्या लेंगे 2 लेंगे, 2 लेंगे। तो ये कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। 20 से क्या चला जाएगा 20 चला जाएगा। जो प्रारंभिक वेग होगा उसकी वैल्यू क्या आएगी 0 आएगी, 0 मीटर पर सेकंड इसका राइट आंसर होगा, जो आपको डी ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको जो मोस्ट इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन थे वो मैंने आपको करा दिए हैं। जैसे आपका जो क्वेश्चन होता है एक और, उसका जो कमेंट में आपको आंसर देना है, एक सदिश की जो होती है, एक सदिश यानी जो आपको डायरेक्ट बता देता हूँ, कोस स्क्वायर एल्फा प्लस का कोस स्क्वायर बीटा प्लस का कोस स्क्वायर गामा, इसके इक्वल क्या होता है। और एक और बताना है साइन स्क्वायर एल्फा प्लस का साइन स्क्वायर बीटा प्लस का साइन स्क्वायर गामा, इसके इक्वल क्या होता है, यानी आपको कमेंट करके बताना है। इसके इक्वल 1 होता है, इसके इक्वल क्या होता है, ये मैंने 1 क्या है लिख दिया, यहाँ पे आंसर लिख दिया, इसलिए इसका आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। साइन स्क्वायर एल्फा प्लस का साइन स्क्वायर बीटा प्लस का साइन स्क्वायर गामा बराबर क्या होता है, ये दिक्कजाओं के वर्गों का योग होता है। क्या होता है, दिक्कजाओं के वर्गों का योग होता है, इसलिए आपको इसको कमेंट करके बताना है। आपको बताना है कि जो शक्ति होती है वो एक प्रकार की कैसी राशि होती है, अदिश राशि होती है, एक सदिश राशि होती है। शक्ति के जो फॉर्मूले होते हैं उससे जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो क्या बनता है P इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन में आर। यहाँ से इंपोर्टेंट क्वेश्चन सवाल बने जाते हैं, तो इसको भी मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लेना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपनी स्क्रीन पे, कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरी वाली क्वेश्चन है जो आपके लिए मैं डायरेक्ट लेके आया हूँ। विद्युत अपघटन में जो प्रयुक्त होने वाला उपकरण होता है उसको अपन क्या कहते हैं, यह आपको बताना है कि जो विद्युत उपकरण होता है यानी विद्युत अपघटन होता है जिसमें उपकरण काम में आता है वो क्या होता है वोल्टमीटर होता है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। अगला देखिए, एक आदर्श वोल्ट का जो प्रतिरोध होता है वो कितना होता है अनंत होता है। एक आदर्श एमीटर का जो क्या होता है वो शून्य होता है, क्या होता है शून्य। ये दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इन दोनों को मोस्ट इंपोर्टेंट वीआईपी लगा लेना है। जो मैं आपको मोस्ट इंपोर्टेंट बताते जा रहा हूँ उनको ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट देखना है और बाकी को नहीं देखना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, कैथोड किरणें किससे बनती है, प्रोटॉन से बनती है, आयनों से बनती है, इलेक्ट्रॉनों से बनती है या फिर किससे बनती है। ये आपको बताना है कि जो आपकी जो कैथोड किरणें होती है किससे बनती है, ये आपको बताना है। ये इलेक्ट्रॉनों से बनती है, किससे बनती है इलेक्ट्रॉनों से, इसको भी मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लेना है। धनात्मक किरणें क्या होती है, एक प्रकार की एल्फा कण होती है। धनात्मक किरणें क्या होती है, एक प्रकार के एल्फा कण होते हैं। जो गामा किरणें होती है वो एक प्रकार की क्या होती है, ये एक प्रकार की उदासीन किरणें होती है। क्या होती है, उदासीन किरणें होती है, ये भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक्स किरणें क्या है, रे विद्युत चुंबकीय तरंगें है, ये आपको मोस्ट इंपोर्टेंट नहीं लगाना है, डायरेक्ट याद रखना है। एक्स किरणें समान होती है गामा किरणों की, यह मोस्ट इंपोर्टेंट लगाना है आपको। यहाँ से पीवाईक्यू क्वेश्चन यानी आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाने के चांस होते हैं, आपके एग्जाम में पूछे भी गए हैं, इसलिए इसको क्या लगा लेना है मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लेना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है अपनी स्क्रीन पे, निम्न में से किस विकिरण द्वारा, किस विकिरण के फोटोन का संवेग क्या होता है अधिकतम होता है। किस विकिरण के जो
संवेग होता है फोटोन का वो क्या होता है, अधिकतम होता है। एक्स किरणों का क्या होता है, एक्स किरणों का। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि जो घड़ी की स्प्रिंग को चरम सीमा तक संपीड़ित करने पर उसमें जो प्रकार की ऊर्जा होती है वो क्या होती है, सिर्फ स्थितिज ऊर्जा होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अपवर्तन में प्रकाश का निम्न गुण नहीं बदलता है, यह आपको बताना है कि जो अपवर्तन, ये मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लेना है, पीवाई क्यू क्वेश्चन लगा लेना है। जो अपवर्तन में जो प्रकाश का कौन सा गुण नहीं बदलता है, आवृत्ति नहीं बदलती है, फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा, आवृत्ति नहीं बदलती है। अगला क्वेश्चन क्या है, परावर्तन में प्रकाश का निम्न गुण नहीं बदलता है, क्या नहीं बदलता है, उक्त में से कोई नहीं, इसको इंपोर्टेंट नहीं लगाना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न तरंग निर्वात में गुजर सकती है, कौन सी तरंग होती है जो निर्वात में गुजर सकती है, विद्युत चुंबकीय तरंग गुजर सकती है। लेकिन इसके साथ आपको पता होना चाहिए जो प्रकाश होता है ये भी निर्वात में घुमस सकता है। प्रकाश के रंग का निर्धारण किसके आधार पर होता है, तरंग दैर्घ्य वेवलेंथ के आधार पर होता है। कलांतर और एम्पलीट्यूड यानी फेज एंगल और कलांतर आयाम के इक्वल नहीं होता है, आयाम के द्वारा ज्ञात नहीं किया जाता है, ये वेवलेंथ के द्वारा ही ज्ञात होता है। ये आपको मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लेना है। आधुनिक राडार में प्रयुक्त तरंगें क्या होती है, सूक्ष्म तरंगें होती है, इसको भी आपको देख लेना है। ये दोनों क्वेश्चन आपको देख लेना है क्योंकि ये जो क्वेश्चन है वो आपके मेरे कराए हुए क्वेश्चन है, तो इसलिए आपको इन पे इतना फोकस नहीं देना है। जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है आपकी स्क्रीन पे, निम्न में से किस प्रकाश का वेग, निम्न में से किस प्रकाश का वेग पानी में न्यूनतम होता है, यानी जो कौन सा रंग है इसका जो वेग होगा वो पानी में न्यूनतम होगा, वो होगा बैंगनी का। क्या होगा, बैंगनी का। सबसे पहले जो बैंगनी की क्या होती है, म्यू बराबर क्या होता है, सी अपॉन में वी क्या होता है, म्यू बराबर क्या होता है, सी अपॉन में वी होता है, आपको ऐसे पता होना चाहिए। लेकिन जो आपको डायरेक्ट पता है ना क्या होगा, बैंगनी का होगा। किसका होगा, बैंगनी का होगा। ये थोड़ा क्या है, ब्लैक कलर क्या नहीं होता, चुभता नहीं है आंखों में, इसलिए ब्लैक ले रहा हूँ आपके लिए, बैंगनी का होगा। अगला क्या है, गंदे पानी में भट्टी का तेल छिड़कने पर मच्छर सांस नहीं ले सकते क्योंकि पानी का पृष्ठ तनाव क्या हो जाता है, इससे क्या हो जाता है, घट जाता है। क्या हो जाता है, घट जाता है। थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट देखिए, चांदी की केस नली में खड़ी करने पर, ये आपको मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लेना है। जो चांदी वाला है इसमें समतल दर्पण, इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, पृथ्वी के कृत्रिम उपग्रह में बैठे यात्री का भार क्या होता है, शून्य होता है। ये भी आपको पता होना चाहिए, जी की वैल्यू शून्य होती है तो वहां से भार की वैल्यू क्या हो जाती है, शून्य हो जाती है। इनको आपको देखना है। इनमें जो मोस्ट इंपोर्टेंट जो सवाल है वो भी आपके लिए बताता हूँ, और कौन से सवाल मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये आपका जो किलोवाट घंटा किसका मात्रक होता है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। शुष्क सेल में जो विद्युत धारा होती है ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है, यानी दोनों क्या है आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। जो विद्युत किलोवाट पर घंटा, जो किलोवाट घंटा मात्रक होता है वो किसका होता है, ऊर्जा का होता है, एनर्जी का होता है। शक्ति का वोट होता है, विद्युत धारा का एम्पियर होता है, विद्युत आवेश का कूलम होता है। शुष्क शेल में विद्युत धारा होती है, कौन सी होती है, डीसी होती है, डायरेक्ट करंट होता है, डीसी होती है। घरों में जो लाइट आती है वो कौन से क्रम में आती है, सीरीज पैरेलल में आती है, समांतर क्रम में आती है, जिससे सभी उपकरणों को बराबर बराबर क्या मिल पाता है, करंट मिल पाता है। अगला क्वेश्चन क्या है, इसको इतना मोस्ट इंपोर्टेंट नहीं लगाना है, आप देखना चाहो तो इसका आंसर देख सकते हो। अगले क्वेश्चन न्यूमेरिकल आपके लिए, जो आपकी स्क्रीन पे देखिए, आपका जो न्यूमेरिकल है वो आपकी स्क्रीन पे है। पृथ्वी की सतह से किस ऊंचाई पर जो गुरुत्वीय त्वरण होता है, पृथ्वी की सतह से यानी कौन सी ऊंचाई है जिस पर जो गुरुत्वीय त्वरण होता है 1% घट जाता है, 1% क्या हो जाता है, घट जाता है। तो जी डेस बराबर क्या होता है, जी कोष्टक 1-2h अपॉन में आर होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो स्मॉल जी को अपन क्या कर देंगे, अंदर मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये हो जाएगा। तो इसके आगे क्या करेंगे, जो जी माइनस जी डेस करेंगे, ये क्या होता है, डेल जी होता है। तो डेल जी बराबर क्या हो जाएगा, 2g अपॉन में आर हो जाएगा। इसके नीचे क्या ले जाएंगे, स्मॉल जी को लेके आ जाएंगे, तो डेल जी अपॉन में स्मॉल जी बराबर 2h अपॉन में आर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आप देखते रहिए कि क्या हो जाएगा, 2h अपॉन में आर हो जाएगा, 2h अपॉन में आर हो जाएगा। तो यहाँ से डेल जी अपॉन में जी की वैल्यू क्या दे रखी है, आपको यहाँ से नहीं देखना, आपको क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई कराना है 100 से, या तो इनको मल्टीप्लाई करा दो 100 से और इधर भी मल्टीप्लाई करा दो 100 से। इसकी वैल्यू क्या दे रखी है, आपको 1% दे रखी है, क्या दे रखी है, 1%। और ये क्या हो जाएगा, 2h अपॉन में आर मल्टीप्लाई 100 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। लेकिन नीचे जो 100 आ रहा है ये कहाँ से आ रहा है, ये यहाँ से आ रहा है, जो इससे दोनों पक्षों में अपन ने क्या कराया, 100 से मल्टीप्लाई कराया। तो इधर वाले पक्षों का जो 100 था वो इधर आ गया, तो आपको इधर दिखाई दे रहा है। तो 2h अपॉन में क्या हो जाएगा, आर। जो पृथ्वी की जो त्रिज्या होती है वो कितनी होती है, 6400 किलोमीटर होती है। तो यहाँ से जो क्या हो जाएगा, 6400, 2 जीरो से 2 जीरो जाएगा, और यहाँ से जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 32 किलोमीटर। गुरुत्वीय त्वरण जब भी 1% घटेगा तो किस ऊंचाई पर घटेगा, 32 किलोमीटर पर। आपको डायरेक्ट याद रखना है, इसको क्या करना है, डायरेक्ट याद रखना है। अगला क्वेश्चन क्या है, पृथ्वी सतह से किस ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी का क्या हो जाता है, 1/4 रह जाता है। पृथ्वी का देखिए, इसको थोड़ा जूम करके देखिए, क्या रह जाता है, पृथ्वी का 1/4 रह जाता है।
किस ऊंचाई पर, यानी जी डेज जो होता है वो g/4 हो जाता है। ये आपको बताना है किस ऊंचाई पर हो जाता है। तो इसके लिए भी आपको सॉल्यूशन दिखाता हूँ। ये आपका जो सॉल्यूशन है वो कैसे होगा। जी डेज बराबर क्या होता है, जी एम अपॉन में क्या होता है, आर प्लस एच का स्क्वायर होता है। यहाँ से देखिए जी डेज बराबर क्या होता है, जी एम अपॉन में आर प्लस एच का होल स्क्वायर होता है। तो जी डेज बराबर क्या हो जाएगा, आर प्लस एच, यानी आर बराबर एच होगा। पृथ्वी की सतह से किस ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी पर 1/4 रह जाता है। आर बराबर एच वाली अपन कंडीशन लेते हैं तो जी एम अपॉन में आर, और आर कितना हो जाएगा 2r, 2r का स्क्वायर करेंगे तो 4r स्क्वायर। ये जी एम अपॉन में जो आर स्क्वायर होता है वो क्या होता है, स्मॉल जी की वैल्यू होती है, जो मैंने आपको काफी बार बताई है। स्मॉल जी बराबर जी कैपिटल एम अपॉन में आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ से जी कैपिटल एम अपॉन में आर स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको आप आगे सोल्व करोगे, यहाँ से जो इसको आप आगे सोल्व करोगे तो ये तो क्या हो जाएगा, जी डेस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 1/4 मल्टीप्लाई किसके हो जाएगा, स्मॉल जी के हो जाएगा। तो जी डेस बराबर क्या हो जाएगा, स्मॉल g/4 हो जाएगा। तो ये किसके कारण आता है, जब h बराबर r होती है, यानी जो h बराबर r होती है किस ऊंचाई पर, जो ऊंचाई होगी वो पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर होती है, अर्थात 6400 किलोमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो हाइट होगी वो पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर होगी 6400 किलोमीटर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, न्यूमेरिकल टाइप का जो क्वेश्चन है वो अपनी स्क्रीन पे क्या है, ये देखिए आपके सामने स्क्रीन पे जो क्वेश्चन दिया गया वो है, ये अगला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी आपके एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है। यहाँ से देखिए आप, यहाँ से देखिए इसको, पृथ्वी की सतह से किस गहराई पर गुरुत्वीय त्वरण के मान में 1% की कमी हो जाती है, किस गहराई पर, ये आपको बताना है। तो जी डेस बराबर क्या होता है, जी कोष्टक 1 - d अपॉन आर होता है। ये आपको डायरेक्ट फॉर्मूला है, जी डेस बराबर जी कोष्टक 1 - d अपॉन में आर, ये आपका डायरेक्ट फॉर्मूला है। यहाँ से अपन क्या करेंगे, जी डेस बराबर जी अंदर मल्टीप्लाई करा देंगे, वैसे ही जी डेस में से जी घटाएंगे तो डेल जी होगा, और स्मॉल जी को नीचे लाएंगे तो क्या हो जाएगा, डेल जी अपॉन में जी हो जाएगा, बराबर डी अपॉन में आर हो जाएगा। मल्टीप्लाई कराएंगे 100 से दोनों की तरफ, तो डेल जी अपॉन में जी मल्टीप्लाई 100 क्या हो जाएगा, यानी जो डेल जी अपॉन में जी होगा, डेल जी अपॉन में जी मल्टीप्लाई 100 जो होगा वो कितना हो जाएगा, आपका 1% हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1%। और इधर भी अपन क्या करा देंगे, मल्टीप्लाई करा देंगे 100 से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, और इधर क्या हो जाएगा डी अपॉन आर मल्टीप्लाई 100 हो जाएगा। ये 100 क्या चला जाएगा, इधर चला जाएगा, तो डी अपॉन आर बराबर क्या हो जाएगा, 1/100 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए आपको डी अपॉन आर बराबर क्या हो जाएगा, 1/100। तो डी अपॉन जो यहाँ से जो क्या होगा, डी अपॉन में जो 6600 होगा, 6400 होगा, वो किसके बराबर होगा, यानी जो रेडियस होती है पृथ्वी की वो कितनी होती है, 6400 किलोमीटर होती है। तो डी अपॉन में 6400 बराबर क्या हो जाएगा, 1/100। तो यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो चला जाएगी, तो डी होगा वो 64 किलोमीटर होगा। तो पृथ्वी की किस गहराई पर क्या होगा, गुरुत्वीय त्वरण 1% में कमी कब होगी, जब 64 किलोमीटर हो इसकी क्या हो, दूरी हो। तो गहराई क्या हो, डेंसिटी जो होगी वो, जो नीचे की जो गहराई होगी वो 64 किलोमीटर होगी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पे, ये भी आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसको आप अपने मन से सोल्व करना चाहो तो कर सकते हो, अन्यथा ये आपके लिए इतना मोस्ट इंपोर्टेंट नहीं है। तो इसके जो साउंड से रिलेटेड, यानी जो ध्वनि से रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं वो भी आपके एग्जाम में काफ़ी पूछे जाते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्वनि तरंगों की जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है, अनुदैर्घ्य प्रकृति होती है। बी ऑप्शन राइट है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो अनुप्रस्थ तरंग है इनको ध्रुवित किया जा सकता है या फिर नहीं किया जाता है। यस नो में आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है कि जो अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं इनको ध्रुवित कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा कथन ध्वनि तरंगों के लिए सत्य है, 0 डिग्री पर इनकी चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। तो ये बिल्कुल सही है। इससे नीचे जो क्वेश्चन है, यानी जो इससे नीचे वाला जो क्वेश्चन है वो आपके लिए काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि एग्जाम में आपके जो डायरेक्ट पूछे जाने वाले जो क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पे ये वाले हैं। इनसे यानी जो प्राश्रव्य तरंगे, जो अवसर्व्य तरंगों की जो आवृत्ति होती है वो कितनी होती है, 20,000 हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज से क्या होती है, कम होती है अवसर्व्य। लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना ये 4th नंबर का आपके लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। प्राश्रव्य तरंगे वे ध्वनि तरंगे होती है जिनकी जो आवृत्ति होती है वो 20 किलो हर्ट्ज से अधिक होती है, 20,000 हर्ट्ज से क्या होती है, अधिक होती है, मैक्सिमम होती है। जो प्राश्रव्य तरंगे होती है सोनार में प्रयुक्त की जाती है। अगला 5th नंबर का क्वेश्चन क्या है, प्राश्रव्य तरंगे मनुष्य द्वारा नहीं सुनी जा सकती। इनको चमगादड़ सुन सकते हैं, कुत्ते सुन सकते हैं, बिल्ली सुन सकते हैं, मच्छर सुन सकते हैं, इनके अलावा इनको मानव नहीं सुन सकते। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ये देखिए 6th नंबर का जो क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पे क्या है, ये दिखाई दे रहा है आपको 6th नंबर का क्वेश्चन। प्राश्रव्य तरंगों को सबसे पहले किसने बजाकर उत्पन्न किया था, गोल्टन ने। क्या किया था, गोल्टन ने किया था। ये आपको बी ऑप्शन दिख रहा है इसका राइट आंसर।
इससे इतने मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल, ये आपका 9 नंबर का जो क्वेश्चन है ये आपके एनडीए में आया हुआ है। ध्वनि का तारतव्य जो होता है, पिच तारतव्य होता है, किस पर निर्भर करता है? आवर्ती पर निर्भर करता है। तारतव्य के कारण ही जो क्या होती है, जो व्यक्तियों की जो आवाज होती है वो कर्कश सुनाई देती है, और जो महिला की आवाज होती है वो क्या मधुर सुनाई देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विमानों के आंतरिक भागों की सफाई में किसका उपयोग किया जाता है? प्रस्रवित रंगों का उपयोग किया जाता है। जो पीछे वाले क्वेश्चन थे उनको एक बार देख लीजिए, गाल्टन इसका राइट आंसर था, प्रस्रवित रंगों का। अगला क्वेश्चन क्या है? श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की जो आवृत्ति होती है वो क्या होती है? 20 हर्ट्ज से क्या होती है? 20,000 हर्ट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तरंग का वेग यदि v है, आवृत्ति क्या है? स्मॉल n है, तथा तरंग दैर्घ्य लेमडा से संबंध दिया जाता है, तो v बराबर क्या होता है? n लेमडा होता है। ये आपका मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन में सवाल बनाया जाता है। v बराबर क्या होता है? n लेमडा होता है। इसको आपको नोट करना है। चंद्रमा पर धरातल से दूर विस्फोट सुनाई नहीं देता, क्यों? क्योंकि वहां पर मीडियम अवेलेबल नहीं होता है। कुछ जगहों पर मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती, यानी वायु उपस्थित नहीं होती है, वायुमंडल की अनुपस्थिति के कारण होता है ये सब। आपको इस पे भी ध्यान देना है। चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकती है, क्यों? इसका कारण क्या है? वे अति तीव्र ध्वनि तरंगे क्या करती है? पैदा करती है, जो उसका क्या करती है? नियंत्रण करती है। यानी जो आपकी जो चमगादड़ होती है वो क्या करती है? अति त्वरित। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है? बर्नौली प्रमेय किस पर आधारित है? ऊर्जा संरक्षण। इसको आपको क्या कर लेना? मोस्ट इंपोर्टेंट लगाना, वीआईपी लगा लेना है। अगला क्वेश्चन क्या है? लोहे की एक सुई पानी की सतह पर तैरती है, इसका कारण क्या है? पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन होता है। सरफेस टेंशन के कारण जो वर्षा की बूंद होती है उसका जो आकार होता है वो गोलाकार होता है। जो शान बल होता है वो एक प्रकार का क्या होता है? असंरक्षीय बल होता है। जो घर्षण बल होता है वो एक प्रकार का क्या होता है? असंरक्षीय बल होता है। जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन्हीं पे मैं ज्यादा फोकस करता हूँ, अन्यथा मैं क्वेश्चन पे फोकस नहीं करता हूँ। जैसे अगला क्वेश्चन क्या है? द्रव्य का जो पृष्ठ तनाव होता है, सरफेस टेंशन होता है, वो क्या होता है? ताप के बढ़ने पर क्या होता है? जो द्रव्य का पृष्ठ तनाव होता है वो ताप के बढ़ने पर क्या होता है? ये आपको बताना है। घटता है, बढ़ता है, या फिर क्या होता है? ताप के बढ़ने पर यह क्या होता है? घटता है। ये आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए। सरफेस टेंशन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? फोर्स अपॉन लंबाई होता है। बल बटे लंबाई होता है, फोर्स अपॉन लंबाई होता है। निम्न में से अधिक जो शान होता है वो क्या है? शहद है। शहद एक प्रकार का अधिक शान है, क्योंकि इनमें जो होता है वो बहने का गुण तो पाया जाता है, लेकिन ये यदि आप जमीन पर डालते हैं तो ये यानी स्लो स्लो क्या करते हैं? बहते हैं। तो यानी जो शहद होता है इनमें क्या होता है? थोड़ा ज़्यादा रहता है। शहद क्या थोड़ा ज़्यादा रहता है लिक्विड में, इसलिए इसमें शान होता है अधिक से अधिक। अगला देखिए, ये क्या है आपका? इतना मोस्ट इंपोर्टेंट नहीं है, इसको मोस्ट नहीं लगाना है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट था जो मैंने आपको बताया, इससे ऊपर वाला भी था। जो मैं बता रहा हूँ वही आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। जैसे आपका जो अगला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो है ये दोनों आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। यानी जो सूर्यास्त एवं सूर्य उदय के समय सूर्य का चपटा दिखाई देना ये किसका कारण है? ये आपकी एग्जाम में डायरेक्ट आया हुआ क्वेश्चन है। प्रकाश का अपवर्तन जो होता है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विद्युत ऊर्जा का व्यवहारिक मात्रक क्या होता है? किलोवाट घंटा होता है। ए ऑप्शन इसका राइट आ जाएगा। यानी जो ये दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं आपके। जो मैं बताए जा रहा हूँ वो आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आपको मोस्ट इंपोर्टेंट लिए जो और न्यूमेरिकल होते हैं वो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। वो कैसे आते हैं? जैसे एक पेंडुलम है, जैसे आपकी स्क्रीन पे दिया हुआ होगा कि आपको जो दिखाई देगा कि जो एक पेंडुलम होता है, क्या होता है? जो एक पेंडुलम होता है वो गतिशील होता है। यानी यहाँ से जो एक पेंडुलम होता है इसको गति कराते हैं, तो यहाँ पे तो इसकी क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी होती है। जैसे यहाँ पे गति करके ये यहाँ पे चला जाता है तो ये काइनेटिक एनर्जी किसमें? पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होता जाती है। तो काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाती है? इक्वल हो जाती है। दोनों क्या हो जाती है? इक्वल हो जाती है। यानी जो 1/2 mv² है वो किसके इक्वल हो जाता है? mgh के होता है। m से m चला जाएगा तो जो वेलोसिटी आता है वो क्या हो जाता है? यहाँ से जो वेलोसिटी की जो फाइंड करेंगे वो क्या हो जाता है आपका? जो v² अपॉन में क्या हो जाता है? v² इज इक्वल टू क्या होता है? 2gh हो जाता है। तो v बराबर क्या हो जाता है? √2gh हो जाता है। यहाँ से आपकी एग्जाम में काफ़ी न्यूमेरिकल बनने के चांस होते हैं, जो आपकी एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट है। एक जो क्वेश्चन होता है ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट होता है। यहाँ से जो क्वेश्चन बनते हैं फॉर्मूला जो होता है इससे मोस्ट इंपोर्टेंट बनते हैं। न्यूटन का जो फोर्स होता है, फर्स्ट लॉ, जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ होता है, न्यूटन की गति का फर्स्ट लॉ, वो किस पे डिपेंड होता है? ये इनर्शिया कहलाता है, जड़त्व का नियम कहलाता है। सेकंड लॉ होता है वो किस पे डिपेंड होता है? थर्ड लॉ होता है वो, थर्ड लॉ सबसे इंपॉर्टेंट है, क्रिएक्शन रिएक्शन, यानी क्या होता है? क्रिया प्रतिक्रिया। एक्शन रिएक्शन फोर्स होता है, क्रिया प्रतिक्रिया बल होता है। इसमें विपरीत क्रिया में भी बल लगता है। तो आपको तीनों न्यूटन के लॉ को पता होना चाहिए। तो nवें सेकंड में तय की गई जो दूरी होती है nवें सेकंड में, उसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? u प्लस g/2 कोष्टक 2n-1 होता है। इसको भी आपको मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लेना है। इससे आपके एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन बनने के चांस होते हैं। जो मैं आपको क्वेश्चन के लिए जो फॉर्मूले बता रहा हूँ इनको आपको डायरेक्ट मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लेना है, क्योंकि जो आपकी जो एग्जाम होती है वो टारगेटिव होती है। यानी इनमें जो एग्जामिनर होता है वो आपको कैसे भी सवाल क्या कर सकता है? पूछ सकता है।
जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे जो पृथ्वी होती है इसके जो एक्सिस होती है वो ये क्या होती है, वाई एक्सिस होती है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि यदि अपन एक्सिस पे क्या मानते हैं, इक्वेटर मानते हैं, और पोल इधर क्या मानती है, पृथ्वी होती है, और इसके एक्सिस होता है वाई एक्सिस होता है, इधर इक्वेटर होता है, इधर पोल होता है। यहाँ पे जी की वैल्यू क्या होती है, कम होती है, यहाँ पे जी की वैल्यू क्या होती है, ज़्यादा होती है। भार भी कम होता है और इधर भार भी क्या होता है, ज़्यादा होता है। दोनों में आपको कुछ फर्क नहीं करना है। जो आपका जो होता है वो जड़त्व आघूर्ण वो क्या होता है आपका, एम आर स्क्वायर, क्या होता है, एम आर स्क्वायर। तो यहाँ से जो ओमेगा का संबंध निकाल सकते हैं, v बराबर क्या होता है, ओमेगा आर। तो v अपॉन में ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा, आपका आर हो जाएगा। v अपॉन में ओमेगा तो आर हो जाएगा। तो i बराबर क्या हो जाएगा, m मल्टीप्लाई वी स्क्वायर अपॉन में ओमेगा स्क्वायर। तो एम वी स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। इससे भी काफ़ी क्वेश्चन बनने के चांस हो जाते हैं, तो इसको भी मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लेना है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो कोणीय संवेग है वो एक प्रकार का सदिश राशि है, एक अदिश राशि है, कैसा राशि है। तो ये आपको बताना है कि जो कोणीय संवेग है वो एक प्रकार की आपकी वेक्टर क्वांटिटी है या फिर स्केलर क्वांटिटी है। तो इसको आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना है। जो आज का जो सेशन होता है उसको यहीं पे कंप्लीट करते हैं। इसमें जो क्वेश्चन थे उनको अपन ने क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया है। तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए कि आपको वीडियो कैसी लगी। ऐसी वीडियो आपको चाहिए या फिर जो पहले वाली वीडियो थी वैसी आपको चाहिए, आपको डायरेक्ट ऐसे पीडीएफ में क्वेश्चन चाहिए, या फिर ऐसे वाली जो वीडियो बना रहा हूँ वो आपके लिए सही है। क्योंकि मेरे हिसाब से जो मैं वीडियो बनाता हूँ वो आपके लिए ऐसी वाली सही है, क्योंकि इनमें आपके ज़्यादा क्वेश्चन सोल्व हो पाते हैं, जिससे आपको एग्जाम में क्या होते हैं, टारगेटिव क्वेश्चन को सोल्व करने का मौका मिलता है। तो अपन कल मिलते हैं ऐसे सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।